कि a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a shell मतलब spherical shell of radius r2 and चार्ज q2। यानी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक ये स्फेरिकल है शेल जिसकी रेडियस r1 और चार्ज q1 है, और इसके बाहर एक दूसरा हमने स्फेरिकल शेल लगा दी जिसकी रेडियस r2 और चार्ज जिस पे दे रखा है हमने q2। ये इसका सेंटर हो गया जिसको हम O मार्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन कम और एनालिसिस उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पहले कहा था स्फीयर वगैरह के कैपेसिटर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नंबर एक ये कैपेसिटर नहीं है, और नंबर टू कि स्फेरिकल बॉडीज हमारे सिलेबस में है तो उसके अकॉर्डिंग्स में सिलेबस में रहेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन पे, उस पार्ट पे आते हैं। हमसे कहता है कि शो दैट, अब इसके नेचर की बात आ रही है कि इफ जो अंदर वाला चार्ज है, इफ Q1 इज पॉजिटिव, in that case charge will necessarily flow from the sphere to the shell। ये अंदर वाले को हमने स्फेयर मार्क किया है, बाहर वाला शेल है, और ये कब होगा, व्हेन कनेक्टेड, जब भी उनको हम कनेक्ट करेंगे किसी भी वायर के थ्रू, एंड इट डिपेंड्स ऑन नो मैटर what will be the charge on shell is। यानी शेल जो है हमारी बाहर स्फेरिकल शेल, इस पे कैसा चार्ज है उस पे कोई फर्क नहीं, उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं, चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करेगा, इनर टू आउटर फ्लो करेगा जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। जब भी ऐसी कोई चीज आएगी सामने तो हमें उस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, पहले उस चीज पे हमें ध्यान देना है। ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का पोटेंशियल लेंगे एंड देन द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है या साइन आ रहा है, दैट विल टेल अस कि यहाँ पे चार्ज का फ्लो किस टाइप से रहेगा। तो एक बार इन दोनों का पोटेंशियल लिख लें, वो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो नंबर वन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, V1 उसको नाम दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1। Q/R की कंडीशन में फॉर्मूला था हमारा। क्या इतना ही होगा, तो वास्तव में हाफ ट्रूथ है। यहां पर एक सिचुएशन और बननी है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अब गौर से इस बात को समझना, जब हम इस इनर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो जो मैंने अभी पोटेंशियल लिखा वो इसके चार्ज के कारण है। ये जो बाहर वाला स्फेरिकल शेल है इसके कारण भी अंदर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये स्फीयर शेल के इनसाइड है, तो बाहर वाले चार्ज के कारण भी अंदर कुछ बनेगा। हेलो बेटा जी, आवाज बंद कर लो अपनी, किसी की खुली है। तो ये हो जाएगा 1/ε0 Q2/R2।
तो यहां दोनों में से मैंने 1/4πε0 कॉमन ले दिया, ये समझना पड़ेगा। यानी कि जो सेंटर पे हमारा ये स्फीयर के अंदर कह सकते हैं जो पोटेंशियल बन रहा है वो इसके अपने चार्ज के कारण और बाहर वाले चार्ज के कारण, दोनों के कारण मिलके बनेगा। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। नाउ आउटर शेल के कारण कितना होगा उस पे भी देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ आउटर शेल V2। अब इस बाहर वाली शेल के लिए चार्ज टोटल हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ऐसा क्यों ले रहे हैं कि इसके लिए Q1 प्लस Q2 हो गया? तो गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन पढ़ ली थी हम लोगों ने कि जो टोटल चार्ज है, कंटेन्ड चार्ज, उसको हम काउंट करते हैं। तो कंटेन्ड चार्ज कितना हो गया इस बाहर वाले के लिए? Q1 प्लस Q2। ये टोटल बाहर वाले के लिए चार्ज है। Q2 उसके ऊपर है बाहर और Q1 उसके अंदर है, बट टोटल चार्ज फॉर इट इज Q1 प्लस Q2। तो 1/4πε0, तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 जो इकट्ठा एक्ट करेगा। और ये कितनी रेडियस के अकॉर्डेंस में एक्ट कर रहा है? R2। बाहर वाले की ही रेडियस काउंट होगी। बस ये दो पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है, दोनों वैल्यूज। अब जैसा आपको शुरू में बता रहा था कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हम उस पे आ जाएं। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जिसे कह रहे थे, तो इट विल बी V1 माइनस V2। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें यहां रखना है। 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। Q1/R1 प्लस Q2/R2। इसमें से Q1, मैं थोड़ा सा इसको बेटा ओपन करके लिख दे रहा हूं। ये जो Q1 प्लस Q2/R2 था, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिए। अब हम गौर से देख सकते हैं कि एक एक टर्म दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है। ये Q2/R2 ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो हाँ यही है ना, Q2/R2 एंड Q2/R2 ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा जो रिमेनिंग आइटम बचा उसको लिख दें। यहां से Q1/R1, यहां से भी Q1/R2। तो यहां सिर्फ चार्ज Q1 बचा, वो कॉमन आ सकता है हमारा, अगले स्टेप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एज अबव फॉर्मूला is independent of charge Q2, therefore potential of inner sphere। देखो अब इसका साइन जो शुरू में बात कर रहा था, Q1 को ओपन आ गया, R1 इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में कम है, R2 ज्यादा है, इसलिए 1/R1 ज्यादा होगा। तो उसमें से लो वैल्यू कट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि V1 ग्रेटर देन V2 है। और हमने पढ़ा है कि
जो हमारा चार्ज है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो वही बात हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Therefore, potential of inner sphere V1 is always greater than V2. Hence, charge will necessarily flow from inner sphere to inner spherical sphere to outer shell। ये हमारा कंप्लीट हुआ। जरा इसको फिर एक बार गौर से डिस्कस करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में कॉमनली पूछे जाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पेपर टफ आ गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लेवल पे ही पूछा जाना चाहिए। एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं, ये कहना क्या चाह रहे थे। बेटा यहाँ जो आपको बात कही कि एक स्मॉल स्फीयर, ये इनर ले रखा है, रेडियस r1, चार्ज q1 वाला, is enclosed by a shell of radius r2 and charge q2, so that if q1 is positive, ये इनर वाले का चार्ज पॉजिटिव हो, नेचर की बात करी है, वैल्यू की नहीं, तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर व्हेन कनेक्टेड। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि हमने दोनों का पोटेंशियल निकालना है। पहले पोटेंशियल निकालने में यह चार्ज को लेने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब पहले का हमने पोटेंशियल लिखा तो Q1 अपॉन R1 ये तो आया पहले के कारण, और साथ में जो बाहर वाला है उसके कारण भी पोटेंशियल होगा। यानी इसके इनर जो पोटेंशियल होगा या सेंटर पे पोटेंशियल मान लें, सरफेस पे मान लें, सब जगह कांस्टेंट रहना है, सेम वैल्यू का रहता है। तो इनर के भी चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा और आउटर के भी चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 ये दो चीज आ जाएंगी। जब आउटर के कारण लिखेंगे तो आउटर के लिए जो टोटल चार्ज इकट्ठा काउंट होगा Q1 प्लस Q2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके इनसाइड, बाहर वाले के अंदर जितनी भी जगह आ रही है इंक्लूडिंग स्फीयर, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा एंड दैट इज ड्यू टू Q1 प्लस Q2। तो हमने Q1 प्लस Q2 दोनों यहाँ लिए। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो एक एक टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सिर्फ Q1 वाला टर्म बच रहा है, वो कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू 1 अपॉन R2 से ग्रेटर होगी क्योंकि R1 कम है, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है V1 ग्रेटर देन V2 है। और हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हेंस वी कंक्लूडेड अकॉर्डिंगली। वन मोर क्वेश्चन। अब जरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे लेते हैं क्योंकि लास्ट हम वही टॉपिक कर रहे थे, ज्यादा आसानी से समझ में आने चाहिए। इसमें कहते हैं कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, जो हम इनिशियली क्या ले रहे हैं, एयर के साथ ले रहे हैं, हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। ये पीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, पिको। पिको आपको बताया था 10 की पावर -12 होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि कुछ चेंजेस करेंगे। वो क्या है कि व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटेंस इफ, दो चेंजेस करने हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज reduced to half and, पहला काम क्या करा,
डिस्टेंस बिटवीन देम आधा कर दिया, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ, कोई इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे इस क्वेश्चन में ले रखी है, कांस्टेंट 6। जरा गौर से पढ़िए, मुझे बताइए इसमें हम क्या काम करें कि आसानी से सॉल्व हो जाए। एनीवन, एनी आइडिया? चलो इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ, क्योंकि हमेशा कहता हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब डायग्राम। जब तक वो नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो हमारा ये इनिशियल कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है, एरिया ए, सेपरेशन डी है। तो हाँ बोलो रोहन, क्या कह रहे हो? तो कैपेसिटेंस विद एयर जो है हमारा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 पिको फेरेड। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है कि इस कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस डी था, हमें इसको चेंज कर देना है। ये कितना हो गया? d/2 हो गया, लेकिन एरिया ए ही रहा, उसमें चेंज नहीं करा। और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका k कितना है? 6। अब हम नए वाले का फॉर्मूला लिखें कि कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर C डैश कह दूं। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम पूरा फिल करते थे तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी होता था। अब यहाँ पे d भी चेंज हो गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा? d/2, जो भी नई वैल्यू है। क्या ये फॉर्मूला ध्यान आ रहा है अपने को? तो बच्चे, तो हमारा ये हो गया 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और अब इनकी वैल्यू रख दें हम। 2k की हो गई 6, और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू कितनी है? 8। 2 6 या 12 और 8 96 पिको फेरेड। That will be our answer. Explain what would happen if in the capacitor of 3 in a capacitor 3 millimeter thick sheet of mica, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया जिसका कुछ के दे रखा है हमें 6, were inserted in a capacitor of plate area of plate area 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड 3 mm। फर्स्ट पार्ट, दो चीजें पूछी जाएंगी इसमें। वोल्टेज सप्लाई
रिमेन्स कनेक्टेड, यानी जो बैटरी है पहले केस में कनेक्टेड रखी है और दूसरे केस में डिसकनेक्टेड आफ्टर द वोल्टेज सप्लाई was disconnected। आ जाते हैं सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है, जरा क्विकली इस चीज को देखें कि हमें एक कैपेसिटर दे रखा है इनिशियली, जिसका डी और ए हमारे पास नोन है। ए इज गिवन 6 इंटू 10 की पावर -3 और ये मीटर स्क्वायर है, और डी दे रखा है 3 mm, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस देख लें हमें, जो आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें करना क्या है हमें कि C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस करी है कई बार, नहीं है तो आप नोट करके रखेंगे। ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है। कौन सी? ए एरिया हमें दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ और डी 3 इंटू 10⁻³ तो ये दोनों 10⁻³ कैंसिल आउट होगा। ये 3 से 6 गया 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17.70 इंटू 10⁻12 या 1.77 10⁻11 फेरेड इसकी वैल्यू हो जाएगी। 17.7 पिको फेरेड भी कह सकते हैं, जैसे भी हमें कहना हो वो हमारी चॉइस है। अब आ जाते हैं कनेक्ट जो करना है हमें करंट सिचुएशन को। हमसे पहली सिचुएशन में कह रहा है कि हमने एक इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करना है, दूसरा कनेक्ट करना है या नहीं करना है। तो इसमें हम पहले डाइलेक्ट्रिक फिट करके भी वैल्यू निकाल लें। व्हेन डाइलेक्ट्रिक फुली ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन प्लेट्स, तो हमारा कैपेसिटेंस में C डैश नाम दे दूं तो क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। और एप्सिलॉन नॉट A बाय डी की वैल्यू हमने ये निकाली, तो 6 इंटू 1.77 10⁻11 फेरेड। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना। यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा करीब 10.6 के आसपास आ जाएगा, 10.62। मैं पिको में लिख दे रहा हूं, लिखने में आसानी रहेगी और कोई इशू नहीं है। अब फटाफट दोनों पॉइंट को समझते हैं। पहली कंडीशन में क्या कह रखा है, वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट कनेक्टेड। जब बैटरी से ये कनेक्टेड रहेगा लगातार, तो जब हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हो जाएगा। व्हेन कैपेसिटर remains connected to battery, then it will continuously get charge from it and its potential remains same। इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज लगातार रहते रहेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, किस चीज को हमें निकालना है, उस पर गौर करें। कह रहा कि इसमें होगा क्या,
तो दैट मीन्स हमने कोई चीज स्पेसिफिकली करके नहीं पूछी कि क्या होगा नहीं होगा, तो हमें सब चीज अपनी तरफ से बतानी है। तो हमने एक चीज बता दिया, पोटेंशियल कांस्टेंट बने रहेगा। अब दूसरी चीज क्या बतानी है हमें कि चार्ज के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पे हम न्यू चार्ज की बात कर लें। देयरफॉर न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर Q डैश इक्वल टू सी डैश वी। अब नया हमारा सी डैश कितना हो गया, ये पहले के मुकाबले के टाइम्स हो गया है, इतनी वैल्यू का हो गया है। तो हमारा, अच्छा इसमें एक चीज मेरी और लिखनी शुरू में रह गई। गिवन है पोटेंशियल 100 वोल्ट का, उस चीज को यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो सी डैश हो गया 10.62 पिको फैरेड में, और पोटेंशियल हो गया 100। तो ये 10.62 10⁻⁻12 और 100 करेंगे तो 10.62 इंटू 10⁻⁻10 या 1.062 इंटू 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 को हम कहते हैं नैनो। तो इसको 1 कुलाम, ये वोल्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो फेरेड इंटू वोल्ट कुलाम हो गया। 1.062 नैनो कुलाम हो जाएगा। नैनो होता है 10⁻⁻9। ये था जब कनेक्टेड है। दूसरा सिचुएशन दे रखी है, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड then it will not get any charge from battery। एनी चार्ज का मतलब यहां पे हमारा क्या है, एनी न्यू चार्ज से मतलब है, ये ध्यान देना है। देयरफॉर इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीज, इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गया है। तो न्यू पोटेंशियल निकालेंगे हम। देयरफॉर न्यू पोटेंशियल, ये वी डैश कितना होगा। तो चूंकि हमारा Q इक्वल टू सी वी होता है, उसके अकॉर्डेंस में देखेंगे तो चार्ज सेम रहा तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स। V था हमारा 100 और K है 6, तो 100/6 या 50/3 या 16/6